Okay, class. So we will start from here. We have already continued this example. So let's have a look at this example. Where does it start from? So we bought land, building, furniture, and ACs together for 10 million. ठीक है? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये है और ये 9 मिलियन की बन रही है. सही? Now the question is how to record it. एक बात कंफर्म है कि it should be recorded separately. Separately मैंने रिकॉर्ड कर लिया. कैश आई पेड 10 मिलियन, तो वो मैं 9 नहीं लिख सकता, 10 मिलियन दिया. अब इस अमाउंट को क्या करूं? क्योंकि अगर इस अमाउंट को लिखूंगा तो ये 9 बनेगा. 1 मिलियन का मसला है. ठीक है? अब उस 1 मिलियन का क्या करें, गौर से देखें. The total cost must be allocated to separate accounts for each asset. ये जो टोटल कॉस्ट है 10 मिलियन जिसका आपने बिल किया, इसको आपने एलोकेट करना है अलग अलग, इन सब के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें, मसला ये है. द एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच एसेट परचेज्ड. रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू, ये आप कहते हैं कि ये मार्केट के अंदर इसकी कीमतें हैं. ठीक, आपने ये चीज महंगी खरीदी है, आपने ये 10 मिलियन की ले ली, मार्केट के अंदर इसकी कीमत बनती है 9 मिलियन, लेकिन आपने 10 मिलियन की ली. अब आपने रिकॉर्ड करना है, आप इसको, अब चूंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका हिस्टोरिकल यूज से रिकॉर्ड पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो तो कह रहा है कि 10 पे रिकॉर्ड करेंगे, 10 आपकी कॉस्ट है. आप इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आगे आप पढ़ेंगे जाकर कभी, अगर आपने आगे अकाउंटिंग के फर्दर मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़े तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि यस, एक रिवैल्यूएशन का हमारे पास एक क्लॉज होता है, हम रिवैल्यूएशन कर सकते हैं फिक्स एसेट्स की, लेकिन वो रिवैल्यूएशन ज्यादातर हम तब करते हैं जबकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती जाए. ओके, आगे चलिए. तो फिर इसका क्या करें? उसने कहा है कि इसकी रिलेटिव मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू का रिलेटिव पोर्शन. तो अगर टोटल मैंने 10 मिलियन पे किए हैं तो उसमें से इसका रिलेटिव मार्केट वैल्यू का पोर्शन कितना बनता है. ठीक, लेट्स फाइंड आउट. ये 5 मिलियन आउट ऑफ कितना था? 9 मिलियन. हाँ, इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक मार्केट वैल्यू है 9 मिलियन, उसमें इसका पोर्शन कितना है, लैंड का पोर्शन 5, कितना बनता है? कैलकुलेट. 50%. कैलकुलेट. नहीं, इट्स नॉट 50%. हाउ इज इट 50%? कैलकुलेट, कम ऑन क्विकली. कैलकुलेट क्लास. कैलकुलेट. जी, जी इधर जी इधर व्हाट्स द अमाउंट? कौन करे कैलकुलेशन? नवेश दरमाने. 55.5. हाँ, 55.5% बन रहा है. सही है. 50% से ऊपर होगा. ठीक है. सो 55.5% ये बन रहा है. 55.5% 5 मिलियन डिवाइड बाय 9 मिलियन. ठीक है, जीरो सारे हैं. सो व्हाट यू कैन डू, 5 डिवाइड बाय 9. 5 डिवाइड बाय 9 करेंगे, डायरेक्टली फिगर आ जाएगा 55.5%. इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन में से लैंड की कीमत जो है 55.5% होनी चाहिए. तो 10 मिलियन का आप 55.5% निकालें, कितना बनता है? 10 मिलियन का 55.5% निकालें, कितना बनेगा? What will be 55.5% of 10 million? 555. 555. ये मुझे जरा फुल फिगर देंगे. 55.5555 से क्या आता है? पॉइंट में आपके आएगा ही नहीं दुकान है. आप क्या करें? वो से क्या करें? 10 मिलियन का 55.5% ये बनेगा तो मैंने यहाँ लिखा. नो सर 5 लाख. सर 4 लाख 45,000. सर ये आप सब सर You people are very bad at maths.
So this is the first thing you should study. Sir, 5. Okay, 5 को ये मैंने लिखा हुआ है. Sir, सर 3-5 सर दाओ बोली डॉट तो आएगी नहीं, डॉट तो पॉइंट से है. सर ये आपका क्या है? क्लास 44.5% कहाँ से है? सर ये तो माइनस किया है इसके 55 क्यों माइनस? आपको किसने कहा था माइनस करने? सर ये कह रहा है मैं कह रहा हूँ 10 मिलियन का 55.55% निकाल. ओके, देख लिया आपने क्या करना है. और से देखिए जी क्लास. Since you people are very good at maths, आपको मैं साथ साथ ये भी सिखाना पड़ेगा. सबसे पहले आपने इसका पोर्शन निकालना है. ठीक? So what you do is 5 divided by 9. ठीक है? 5 divided by 9 आपके पास आ गया ये. अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. 55.55% जो मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब आपने 10 मिलियन का ये निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और मिलियन 1 2 3 4 5 6 equals 555,000 555 million 0.56 हो गया सर 5 million 10 million का 55.5% 55.5 divided by 100 तो ये आ गया आपका आंसर 5,550,000. 5,050,000. सर मेरा ये आंसर था ना सर ठीक है? मैंने शॉर्ट भी किया था सर 5,550,000 ये आ गया आपके पास. अब आपने बिल्डिंग का पोर्शन फाइंड आउट करना है. पहले देखिए बिल्डिंग का पोर्शन 9 मिलियन में कितना है, which means 1,500,000 डिवाइड बाय 9 मिलियन. जी कितना आएगा आपके पास ये? 1,500,000 डिवाइड बाय 9 मिलियन. जी क्लास quickly. जी क्लास आंसर सर तो नहीं आ रहा. आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर बता सकते 16.66. 16.67%. ठीक है? 16.67% आ गया. 6666 तो 67 मैंने राउंड कर दिया. ठीक. अब इसी परसेंट को आप मल्टीप्लाई करना है 10 मिलियन से, आपके पास ये फिगर है. ठीक है? सो मल्टीप्लाई बाय 10 million. Okay, so this will be 1,666,667. सही है? इसी तरह आप इन दो की फिगर से फाइंड आउट कर लेंगे या मैं कर दूं? मैं कर लूं. 1,500,000, that means this will be the same. So it will be the same 1,666,667. Now this 1 million out of 9 million is equal to 11.11%. ठीक? Multiply by 10 million. So this will be 1,111,111. ठीक? इस सबको आप ऐड करें. This should be equal to this. Check करें. यस सर ये मेरे पास है. ये देखिए मेरे पास. यही है जी क्लास चेक करें इसको जल्दी. जी क्लास जी
सर 5555 जी 5555 फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस राउंडिंग आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे राउंडिंग की भी है, उसकी वजह से difference आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड इट। अब उसका तरीका क्या होता है कि वो जो 5000 का फर्क आ रहा है उसको कहीं ना कहीं पे ऐड कर दें, ठीक है, या इसको ज्यादा कर दें या इसको ज्यादा कर दें और इसको ज्यादा कर दें, ये फिगर राउंड है, इसको राउंड कर दें, तो ये खुद ब खुद फर्क निकल गया, ठीक। गॉट द आइडिया? ये काम भी हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन, ये भी हो गया। सो लेट्स मूव ऑन एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहां तक हम गए थे? ओके, जवाब डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पे अटेंशन जी। रेवेन्यू वो होता है जो हम सर्विस या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे आता है, और कैपिटल होता है कि हमारे पास कोई नहीं मंजूर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और ये प्लांट एसेट दोनों एक ही है सर प्रॉपर्टी एसेट हो गया सर कैपिटल को हम तो फिर एक जी मंजूर। सुन रहे हैं ये एसेट और जी। एसेट है और एक एक्सपेंस है। एक एसेट है और एक एक्सपेंस है। एसेट कौन सा, एक्सपेंस कौन सा? कास्ट वाला एक्सपेंस ये वाला एक्सपेंस है, नो यस सर ओके, ये वाला एसेट है, Asset है, लेकिन हाँ। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल आप मार्क इस्तेमाल कर रहे हैं ये रेवेन्यू में आता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में आता है, और जब ठीक है, क्योंकि इसका आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो करंट मतलब ऑन द स्पॉट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में, ओके। फिर और दूसरे का हम एक गाड़ी या बिल्डिंग ले लेते हैं हाँ। 4-5 साल हाँ, एक बस एक से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या बोलते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट, इसको रिकॉर्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस। क्लियर हो गया ये आइडिया? मंजूर, जवाब आपको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, ये भी हो गया। आगे चलें, सर ब्रेक हमने पढ़ा क्या? अरे इतना कुछ पढ़ा ओके, क्या हम रिवीजन कर रहे हैं? हमने अपने से आज का काम शुरू भी नहीं किया बस। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन। नाउ डिप्रिसिएशन। सो व्हाट इज डिप्रिसिएशन? ये सारा खत्म हो गया। सो लेट्स स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट फ्रॉम इधर से स्टार्ट करते हैं जी। इधर डिप्रिसिएशन क्या है? सर जब हम एसेट को खरीदते हैं तो हाँ। उस वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं सर्विसेज को, हाँ। तो उसकी कीमत में थोड़ा कमी आती है, तो फिर सर इसको हम डिप्रिसिएशन तो कहते उसको हम डिप्रिशिएट करते हैं। Yes. ओके, जब एसेट को हम इस्तेमाल करते हैं तो वक्त के साथ साथ उसमें कमी आती है, वेयर एंड टेयर होता है, ऑब्सोलीट होता है, पुराना हो जाता है। अगर इस्तेमाल ना भी करें, अब एक और बात दिमाग में रखें, अगर मैं इस्तेमाल नहीं भी करता, मैं गाड़ी खरीद के खड़ी कर देता, उसको इस्तेमाल नहीं भी करता, इवन देन आई नीड टू डिप्रिशिएट इट। ये बात दिमाग में रखिएगा, इवन देन आई नीड टू डिप्रिशिएट इट, बिकॉज क्यों? बिकॉज I need to, I need to allocate the cost of this asset over the life of the asset. मैंने एसेट खरीदा 100 रुपए का, इसकी लाइफ है 1 2 3 4 5, तो इस 5 सालों के अंदर मैंने इस 100 रुपए को हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना है, ताकि 5 साल के आखिर में ये एसेट की वैल्यू 0, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि 0 हो जाए, फिर हम ये कहते हैं कि अगर ये एसेट 5 साल बाद भी ये इस काबिल है कि बिक जाए, हम पहले से डिसाइड करते हैं कि ये अगर कबाड़ी भी बेच दूं तो 10 रुपए का बिक जाएगा, तो फिर हम ये करेंगे कि 10 का बिकेगा, इसलिए इसको 90 तक करें। तो हर साल किसी भी तरीके से आप क्या बस सिंपल करते हैं, सर इसको 100 करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 100 डिवाइड बाय 5, हर साल 20-20 रुपए करते हैं, बस आसान, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये होगा, सही है। इस तरीके से कर, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। सो दिस इज डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन इज जी। सर अगर एक एसेट उसकी वैल्यू कम नहीं होती लेकिन उसकी यूटिलिटी कम हो जाए तो वो फिर भी डिप्रिशिएट होगा। दिस इज द केस इन पाकिस्तान।
ठीक है, मतलब एप्रिसिएशन आ रही है, लेकिन डेप्रिशिएट आपने तब भी करना, डेप्रिशिएट आपने तब भी करना। गाड़ी आपने खरीदी 2010 में, आपने तब खरीदी थी 10 लाख, आज उसकी कीमत होगी 16 लाख 18 लाख होगी, कंफर्म। सर सिर्फ पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा होता है, ठीक है, मैचिंग। ओके, तो तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि सर हर साल जब हो जाएगी मैं इंक्रीज करूं, नहीं, हर साल डेप्रिसिएशन आपने करनी है, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, फिर वो बाद में पढ़ेंगे कि आप उसको रीवैल्यू, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिर आप इसको रीवैल्यू कर देते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, आप ये काम करते हैं, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या है, मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 0 आ गया है, लेकिन अभी भी मेरी गाड़ी की कीमत जो है वो 16 लाख है, तो फिर आप इसको दोबारा रीवैल्यू करते हैं मार्केट के मुताबिक, रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ओनर्स इक्विटी के अकाउंट में, और फिर रीवैल्यू करके एसेट की वैल्यू को ज्यादा करते हैं। ओके, क्लियर सो फार? यहां तक क्लियर है? डेप्रिसिएशन तक क्लियर है सबको? अच्छा, जब हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं तो ये बताएं कि डेप्रिसिएशन जब कर रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कहां पर जाता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस है ना, सो एक्सपेंसेस गो टू इनकम स्टेटमेंट, ओके, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। अच्छा, एसेट, एसेट कहां पे रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में आ रहा होगा, लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस शीट में जब आप एसेट को शो करेंगे तो आपने शो करना है बैलेंस शीट में, इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, आपने बैलेंस शीट में एसेट को शो करना है बुक वैल्यू के ऊपर। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है जी? हाँ सर, बुक वैल्यू, एसेट्स को हमने कहा बुक वैल्यू पे शो करना है, बुक वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू नहीं यार सर करंट मार्केट वैल्यू ना, करंट मार्केट वैल्यू तो हम कहीं पे बात ही नहीं कर रहे, इस फिक्स्ड एसेट में करंट मार्केट वैल्यू की हमने कहीं बात नहीं की सिवाय इसके, और वो भी क्वेश्चन पूछा था जुबैर ने, इस वजह से समझाने के लिए कहा कि हाँ ये काम होता है, नहीं तो अदरवाइज तो हमने कहीं भी बात नहीं की कि हम लोग करंट मार्केट वैल्यू पे लेकर आएंगे इसको। करंट मार्केट वैल्यू में तो हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेकर आते हैं, अगर आपको याद हो सर जब हम कॉस्ट में से जी। नहीं याद? इधर याद है? नहीं याद? जवाब नहीं? मंजूर? बुक वाली याद है? नहीं? ओके, साथ याद है बुक वाली? आप लोग तो आई नहीं थे, जरा बुक वाली याद है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, cost minus depreciation, you are close. Cost minus depreciation, cost minus accumulated depreciation. Accumulated depreciation सबको पता है क्या चीज होती है? Yes, sir. पता है सबको? सबको पता है? थोड़ा बहुत दो इसमें है ही एक वर्ड, Hindi का start होता है. accumulated, accumulated। अब वो क्या करें, स्टार्ट तो बताया, फिर बाकी मैं कर लूंगा। स्टार्ट कर, वो फिर कहते हैं स्टार्ट तो बताया मैं कर लूंगा, तो वो सूरत का स्टार्ट बताते हैं इन्ना, तो अब इन्ना से कितनी सूरतें शुरू, ठीक है, अब आप ढूंढते रहे कि कौन सी सूरत है, सर थोड़ा वो हम देखें कि वो पहले नहीं आता है या आखिर वाला आता है. और आखिर वाला आता है, बाकी दरगाह में आपको सर हम ओके। देखिए हदीस बता दें। अच्छा, अब गौर से सुनिए, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कहते हैं एक्यूमुलेट कि डेप्रिसिएशन को आप इकट्ठा करें। अब अगर बुक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 4th ईयर में, इसको देखिए 4th ईयर में, तो बुक वैल्यू कितनी होगी? अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है? 20, 40, 60, 80, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 80। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 100 माइनस 80 इक्वल्स 20। ये बात सबको क्लियर है? अली अनवास, ये बात क्लियर है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस साल की नहीं, उस साल तक जितनी जमा हो गई है, 20, 40, 60, 80, 80 जमा हुई है। अगर खाली इस साल की फाइंड आउट करेंगे तो 20 है, लेकिन इस साल तक अगर 14 साल की बुक वाली मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे चारों सालों की कंबाइन करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले लेंगे, फिर कॉस्ट में से उसको माइनस करेंगे, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर? Yes. इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir.
Okay, so this is book value which is cost minus accumulated depreciation. Accumulated depreciation क्या है? जी, accumulated depreciation क्या है? Contrast. Contrast. Contra asset का मतलब क्या है? सर जैसे कम. जी दर, नहीं यार, हमजा, नहीं यार, जवाब, नहीं यार, मंजूर, कॉन्ट्रा एसेट, जी, मंजूर, कॉन्ट्रा एसेट, एसेट की वैल्यू में जो कमी कर रहा हो, जो एसेट के अगेंस्ट हो। नहीं, वो तो आप डिप्रिसिएशन की मुझे डेफिनेशन दे रहे हैं कि एसेट की वैल्यू में कमी आती है। कॉन्ट्रा एसेट, जी साहब, कॉन्ट्रा एसेट, नहीं आप, जी, जब एसेट लेते हैं तो उसके साथ हम एक कॉन्ट्रा एसेट भी उसके साथ अटैच कर लेते हैं, जैसे तो कॉन्ट्रा एसेट क्या है? सर कॉन्ट्रा एसेट, जब आप एक एसेट लेते हैं तो आप उस एसेट को काउंटर करने के लिए कॉन्ट्रा एसेट बना लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था कि एक्यूमुलेटेड, हाँ, और उसके साथ था डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, वर्ड्स सुने, क्लास वर्ड्स। कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं जो एसेट के अगेंस्ट, मतलब कॉन्ट्रा मींस अगेंस्ट, ठीक है, कॉन्ट्ररी। सो अगर कॉन्ट्रा एसेट है, अगर एसेट है तो एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब कॉन्ट्रा एसेट क्या होगा? क्रेडिट होगा, एक चीज अगेंस्ट है। अब एसेट आपका है बिल्डिंग, तो इसका जो कॉन्ट्रा होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये इसका कॉन्ट्रा है। तो अगर बिल्डिंग की कॉस्ट है आपकी 100,000 या 100 मिलियन, जो भी, ठीक है, 100, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्क्स एज अ कॉन्ट्रा एसेट। हमने कहा था कि चौथे साल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 80। तो फिर 100 और 80, लेकिन ये अगेंस्ट है यानी माइनस है, तो इसका मतलब ये कि बाकी कितना बचा? 20, और ये 20 को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ठीक है, आप समझ आ गए? कॉन्ट्रा एसेट क्लियर हो गया? ओके, सो कॉन्ट्रा एसेट इट रिप्रेजेंट्स, अच्छा, अब ये कॉन्ट्रा एसेट क्या बताता है? कॉन्ट्रा एसेट आपको ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको क्या शो करता है? ये आपको ये शो कर रहा है कि इस टाइम तक इतना पोर्शन ऑफ द एसेट हमने डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसको हमने इतना पोर्शन हमने डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए 80 रुपए। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिजिकल डिटेरियोरेशन एंड ऑब्सोलेसेंस। अच्छा, अब जाते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स की तरफ। सबसे पहला मेथड और सबसे आसान मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन सबसे आसान है, जिस तरह हम लोगों ने यहां पे किया था ना, डिवाइड बाय 5 ये, और अगर इसका फार्मूला कोई आपसे पूछे तो आप फार्मूला क्या है इसका? कॉस्ट, हमने कहा था ना कॉस्ट 100 रुपए, फिर मैं आपसे कहा था अगर ये कितने का बिकता है तो उसको इसमें से माइनस कर दें, कितने का ये बिक जाएगा 5 साल बाद, आप अंदाजा लगा लें। आप कहते हैं यार 5 सालों बाद गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी, आपको नहीं पता था कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो वहां पे ज्यादा हो जाती है, तो आप कहते हैं यार अगर गाड़ी की कीमत 5 साल बाद कम हो जाएगी तो कबाड़ में बिक जाएगी गाड़ी 50,000, ठीक है, इसकी जो भी चीजें हैं बस वो मैं स्क्रैप कर दूंगा, कबाड़ वाले को दे दूंगा, 50 का बिक जाएगा। तो आपने गाड़ी ली थी 10 लाख, सो 1 मिलियन की आपने गाड़ी, ठीक, और आप कहते हैं कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट, और आप कहते हैं कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिड्यू किसको कहते हैं याद है? केमिस्ट्री याद है? जो रिमेनिंग रेजिड्यू होता था वो जो आखिर में रह जाता था, ठीक है, केमिस्ट्री सबने पढ़ी थी। सो रेजिड्यू जो आखिर में रह जाए, तो रेजिडुअल वैल्यू यानी आखिर में कितनी वैल्यू रह जाएगी? आप कहते हैं यार कबाड़ में 50 का बिक जाएगा, 50,000, इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं ना, क्या आखिर में स्क्रैप कितने का बिक? डिस्पोजल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये इसकी डिस्पोजल वैल्यू कितनी होगी जब आखिर में डिस्पोज ऑफ करेंगे? आप कहेंगे 50,000 का तो वैसे बिक जाएगा यार, सारा हुआ है कबाड़ है, बिक जाएगा, कबाड़ को दे देंगे, बिक जाएगा, ठीक। तो डेप्रिशिएट आपने कितना करना है? आपने डेप्रिशिएट ये वाला नहीं करना,
आपने डिप्रिशिएट करना है 1 मिलियन माइनस 50,000 इक्वल्स 950,000। इसको डिप्रिशिएट करना है। ये कॉस्ट है, ये रेजिडुअल वैल्यू है, या स्क्रैप वैल्यू, या सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, या डिस्पोजल वैल्यू, जो भी आप नाम इसको देते, इक्वल्स 950। इस 950 को क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसको डिप्रिशिएट करना है ना, इसको तो डिप्रिशिएट नहीं करना, इसको करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। सो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय years of useful life। अब नॉर्मल सिनेरियो में आप डिसाइड करते हैं कि ये गाड़ी कितने अर्से चलेगी। आप कहते हैं 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, उससे आप डिवाइड कर देंगे। इन रियल लाइफ आपको आपका इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस बता देगा, या कंपनीज का ऑर्डिनेंस, कंपनीज का एक्ट बता देगा कि कार कैटेगरी गाड़ी की इतनी यूजफुल लाइफ है, आपको उसके मुताबिक करना है, ठीक है। उससे आप ज्यादा या कम नहीं कर सकते। आप कहते नहीं मैं गाड़ी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, ये 12 साल चल जाएगा, नहीं, लॉ कह रहे हैं 10 साल में करना है, तो आप 10 साल में करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स से हम कहते हैं कि 5 इयर्स में इसको डेप्रिशिएट करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आपके पास 1 साल का डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? व्हाट विल बी योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर और एवरी ईयर? 950,000 depreciable amount, या चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, फुल लिखते हैं। सो लेट्स फॉलो द फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है पहले कॉस्ट लिखें, कॉस्ट इज 1 मिलियन माइनस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय years of useful life 5 years। कितना आ गया जी? कितना आ गया जी क्लास? व्हाट्स द अमाउंट? 190 yes sir 190,000 yes 190,000 190,000 yes sir ओके, क्लियर? इसका मतलब हर साल 190,000 आपने डिप्रिशिएट करना है। इज दिस इन क्लियर क्लास? yes sir ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ। लेट्स डू अ क्वेश्चन। कैन आई रब दिस ऑफ? सबको रब कर दूं? ठीक है। अगर आपने किसी ने ये चीज देखनी है तो आप देख भी सकता है, ठीक। अक्सर आप लोग पिक्चर्स वगैरह लेते होते हैं, इसको देख लें, इसकी पिक्चर्स ले लीजिए, ठीक है। क्या हुआ जी? Okay class, let's do this question. Class, let's do this question. yes sir इसको सॉल्व करें। On January 1st, 2003, Base Company buys a new boat. Base Company pays 24,000 for the boat. So this is your cost. Okay. The boat has an estimated residual value of 3,000. ये क्या हो गई? जो Scrap value, residual value, जो भी आप कहना चाहते हैं। And an estimated useful life of 5 years. ये क्या हो गया? इसकी 5 साल 5 साल की लाइफ है। इसका मतलब आपको इसको डिवाइड 5 साल में करना है। Compute depreciation for 2003 using the straight line method. 4,200 4,200 4,200. How did you find out? Depreciation expense किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हमने मेथड वाला किया। Cost is how much? 24,000 Minus scrap value scrap value divide by 5 years. 24 minus 3 divide by 5 4,200 4,000 4,200 per year. Clear? Yes, sir. आसान था? yes स्ट्रेट लाइन सबसे आसान है, ठीक है। ठीक, आगे चलो ना। अभी अगर वो आपसे कहे कि इसका पूरा डेप्रिसिएशन का मुझे शेड्यूल बना के दे, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ठीक है। अगर आपको पूरा डेप्रिसिएशन का टेबल या डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बना के दें, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक। हाउ यू डू इट? अभी आप ठीक है, 4200 तो आपको पता चल गया ना। ओके, सो लेट्स मेक अ depreciation schedule or depreciation table. So let's go for it. अच्छा, आपके पास years कितने? 5 years. Okay. Start from here. Years 5.
0 1 2 3 4 5 0 में वैसे लिख देता हूं, 0 का कुछ काम नहीं होता, लेकिन चलो 5 साल में आपने डिप्रिसिएशन करना है। हर साल डिप्रिसिएशन कितनी करनी है? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल डिप्रिसिएशन कितनी करनी है? 4200। ओके, अब अगर आज के दिन आपने एसेट खरीदा, टुडे इज व्हाट? 7 8 में सर 8 में 2024 8 में 2024 तो डेप्रिसिएशन एक साल हो जाएगा इसका पूरा 8 में 2025 एक साल पूरा हो जाएगा ना, तो यहां पर एक साल पूरा हो जाएगा 25 26 27 28 29 सही है। 8 पहले साल डेप्रिसिएशन हम आज के दिन 8 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे आज के दिन नहीं ना, आज का भी तो आपने एसेट लिया है, आप जब एसेट लेंगे तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, आप रिकॉर्डिंग की एंट्री कर दीजिएगा। एक साल जब गुजर जाए 25 8 मई 2025 आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और हमने कहा कितना रिकॉर्ड करना है? सॉरी 42 ठीक, ये हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। स्ट्रेट लाइन में हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ऑल द इयर्स इज सेम ना, याद है? सेम, सो सेम लिख दें, सब सालों का सेम। ओके, फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसको हमने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसको एक्यूमुलेट करें, जब पहला साल गुजर जाएगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, यानी अब तक कितना डेप्रिशिएट हो गया है? 42। दूसरे साल में कितनी हो जाएगी? 42 प्लस 42 8400। तीसरे साल में 12600। नेक्स्ट ईयर में 16800। नेक्स्ट ईयर में 21000। सही है? ओके, अब आ जाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू याद है ना? बुक वैल्यू याद है सबको? बुक वैल्यू याद है? बुक वैल्यू क्या थी? क्या चीज थी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट इस एसेट की कितनी थी? कॉस्ट 24,000 कॉस्ट 24,000 और 21,000 बेस्ट को रिपोर्ट करना, तो 24,000 को उसने लिया था। जी क्लास 24 और 21 24। अच्छा, गौर से सुने आप जी, गौर से सुने। कॉस्ट इज 24, जो आप 21 कह रहे हैं ना, 24 माइनस 3, और 3 क्या चीज थी उसकी? डेप्रिशिएबल, सॉरी सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। जब कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को निकाल लेते हैं तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज, थोड़ी देर पहले बताया हां, व्हाई बुक? डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिसको डेप्रिशिएट करना है, ठीक है? टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? इसको जरा ऐड करें, सॉरी 21 आ गई, इसको ऐड करें 21 आएगी, सही? कि टोटल डेप्रिशिएट कितना करना है? 21 तक डेप्रिशिएट करना है, 3000 को डेप्रिशिएट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो 3000 मुझे वापस मिल जाएगा, उसको मैं स्क्रैप में भेज दूंगा कबाड़ी को, कबाड़ी मुझे 3000 दे देगा। ओके, बुक वैल्यू, सो बुक वैल्यू इज फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी क्लियर? हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, इब्तिदा सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का तरीका है आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। पहले जरा बेसिक सीखें, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें।
ठीक है? ओके। सो द फर्स्ट ईयर जब आपने खरीदा तो बुक वैल्यू कितनी होगी? मैंने आज खरीदा, आज 8 मई को, बुक वैल्यू कितनी होगी? 24 बुक वैल्यू 24 24 No, sir. 24 minus 24 minus 0 0. there is no depreciation. So because there is no depreciation so far, आज के दिन कोई depreciation record हुई है नहीं, so it was 24. 24 So right now it is 24. In the next year 19,000 जी 800. Yes. 24 minus 40. 42. Okay, next year 15 19,800 minus 42. Oh, 8. not 8, 84. not 8. 42 4200 What does the formula say? Cost minus accumulated. 24 minus 84. अगर इसको ले रहे हैं तो फिर 19,800 minus 42. अगर इस फिगर को ले रहे हैं तो फिर 42 माइनस करेंगे, और अगर 24 को ले रहे हैं तो फिर 84 माइनस करेंगे. आंसर दोनों का सेम आएगा, चेक करें. ओके, सो दिस वुड बी 15,600. So 15,600 next year 11,400. Next year 7,200 and finally 3,000. अब देखिए, this 3,000 is that amount for which you can sell it, salvage value, या residual value, या scrap value. इसका मतलब आपका सारा आंसर सही है, आपका ये पूरा शेड्यूल सही बना अगर यहाँ पर आपके पास स्क्रैप वैल्यू वापस आ जाए, या यहाँ पर आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाए, या यहाँ पर आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाए, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया. जी, क्लियर? क्लियर? ये भी हो गया? ओके, ये सही, ठीक, ओके, मूव ऑन. ओके, अब एक और बात आपने मुझसे पूछी नहीं. अब इब्तिदार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि सर 8 मई को आपने खरीदा, 8 मई को खरीदा ना, तो इसकी डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड करूंगा 8 मई 2025 को. अगले साल 8 मई जो अगले साल 8 मई 2025 आएगा. 8 मई 2025 पर रिकॉर्ड. आपका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होता है? दिसंबर को. तो फिर दिसंबर को क्या करोगे? ना करें. तो दिसंबर में जब आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे तो उसमें जब वो आपसे पूछेगा कि सब चीजों को एडजस्ट करो, तो आप कहेंगे हाँ मैंने 8 मई को एक एसेट खरीदा, और बैलेंस शीट में आप उसको लिख देंगे फुल कीमत पर. फुल कीमत किधर है? 24. तो क्या ये सही है? नहीं, 24 तो उसकी कीमत थी 8 मई को. 8 मई से लेकर दिसंबर के एंड तक क्या ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी? तो फिर कैसे रिकॉर्ड करोगे? अकाउंटिंग पीरियड 4200 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या आएगा? एक वक्त में एक डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6, दो मसले, एक कह रहे डिवाइड बाय 12, एक कह रहे डिवाइड बाय 6. डिवाइड बाय 12 करके मुझे क्या मालूम होता है? पर मंथ आ जाएगा. फिर क्या करूंगा एक साथ? दिसंबर तक 7 मंथ्स आपने, किसने आपको कहा कि 7 मंथ्स है? कैसे काउंट किया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स. व्हाट अबाउट मई? मई में आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा. सर ये भी आपने नहीं है, आपने ये ही नहीं है. 8 तारीख को मैंने खरीदा है, तो फिर उससे पहले तो आपने नहीं किया. उससे पहले तो नहीं खरीदा, तो 8 तारीख के बाद कितने दिन रहते हैं मई के? 22 रुपए मैंने एसेट इस्तेमाल किया है, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करूं.
अब गौर से अगर आप इस तरह करें ना तो इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स एक्सट्रीमली लॉजिकल। हाउ 4,200 is the expense for 1 year. Yes, sir. How many days do we have in the year? 365. 365 divided by 365. This will give me सर लेकिन अकाउंटिंग पीरियड आपने कहा था हम 360 सब कुछ चेक करते हैं, सब कुछ बात 11.50 पर डे डेप्रिसिएशन आ गई। क्लास पे अटेंशन क्लास पर डे आ गई। अब आप कहेंगे सर ये पर डे है, जितने दिन इस्तेमाल किया 8 तारीख 9 तारीख सबका हिसाब लगाओ, तो दिस इज समथिंग वेरी एक्यूरेट, बट देन इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। Yes. So we don't do it like this. Although it's right, there is nothing wrong with it. It will be a perfect way to do it. But then look at this whole scenario. आपने कहा 3,000 का बिकेगा सैलवेज, 5 साल बाद क्या पता 3,000 की बजाय 6,000 का बिक जाए। ये 3,000 किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। किस बेसिस पे डिसाइड किया? अंदाजा लगाया ना, एस्टिमेट। तो ये सब कुछ तो एस्टिमेट है, ये सब कुछ एस्टिमेट है। तो अगर एस्टिमेट है so why worry so much for this? Just do it and estimate it. तो फिर जोनरन की बात भी सही है सर, आसान तरीका करें 360 दिन में, हर महीने में 30 दिन, आसान तरीका। तो फिर ये क्या आ जाएगा? 11.67। ये भी अच्छा तरीका है, इस तरह भी कर लेता हूँ। अच्छा, एक तरीका। फिर एक और तरीका, कहते हैं सर कौन डेज गिनेगा? फिर मैं दिन गिनूंगा कि 8 मई से लेकर कितने दिन रह गए मेरे मई में कितने दिन रह गए। एक और मसला, तो एक और काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि मंथ वाइज करते हैं, मंथ वाइज। तो फिर कितना आएगा? 350 पर मंथ। और बस मैं कहूंगा कि यहाँ पे पूरा मंथ ऐड कर दो। 8 दिन नहीं था मेरे पास, लेकिन चले ऐड कर दें, ये भी अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, ये जो मैं सारी बातें करूँ ना, these are called assumptions. आप assume करते हैं, आप वहां पे लिख देते हैं कि I assume there are 360 days in a year, so let's do it like this. आप कहते हैं I assume that depreciation should be charged for 1 whole month. चाहे आप 25 तारीख को खरीदें, 5 दिन रहेंगे ना, चाहे आप 1st को खरीदें, पूरे महीने की depreciation रिकॉर्ड करें। ठीक है, so depreciation will be charged per month. वो भी आसान तरीका है। पर डे आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप 30 डेज मंथ की कैलकुलेशन करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं। फिर एक और assumption है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन। हाफ ईयर कन्वेंशन वो क्या कहता है? गौर से सुनें। इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन रिकॉर्ड 6 months ऑफ डेप्रिसिएशन। चाहे आपने जिस डेट को भी खरीदी हो, चाहे आपने 8 मई को खरीदी हो या आपने 20 दिसंबर को खरीदी, 25 दिसंबर को खरीदी, चाहे 1 जनवरी को खरीदी, आपने जिस साल खरीदेंगे उस साल क्या करेंगे? उस साल आधी रिकॉर्ड करेंगे, उस साल आधी रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा इस अपनी एग्जांपल को देखिए। अगर मैंने खरीदा इस साल, तो इस साल कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा? पहले साल हाफ, तो हाफ कितनी होगी? 21। तो 42 नहीं करेंगे, 21 करेंगे। ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। अब अगर आपने यहाँ पे 21 कर दिया, तो इस सब को टोटल करेंगे, 21 आ रहा है, 21 का नहीं आएगा ना। तो फिर यहाँ पर 1 साल एक्स्ट्रा आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 21 अगेन। अब पूरा हो गया। This is called as half year convention. ये सब चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम इसको सब half चीज। क्यों करेंगे और एक्स्ट्रा मंथ क्यों है? क्योंकि ज़खाने मैंने यहाँ पर अगर हाफ कर दिया तो मैंने 21 पूरा करना है। How would I do it? There is no other way I can do it than this. I will have to add an extra. तो बस फिर हमने ये पूरा प्रोसेस क्यों किया? वो 42 ठीक। तो वो तो मैंने कहा ना कि आपको कि this is one way of doing it. जो the other way of doing it is using
half year convention, this is another rule. ठीक है? When an asset is acquired during the year, depreciation in the year of acquisition must be prorated. इस तरह से आप ये कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं. In exam, it will depend what I'm asking. जो मैं बताऊंगा आप उस तरह करेंगे. Real life में you can do anything. Just write an assumption. लिख दें कि आप क्या कर रहे हैं. सिर्फ बता दें कि आप क्या कर रहे हैं. अलाउड, आपको ये सब चीजें अलाउड. ठीक है? आपको ये भी अलाउड है, आपको ये भी अलाउड है, आपको ये भी अलाउड है, आपको ये भी अलाउड है. ये जो भी किया हाफ ईयर कन्वेंशन. लेकिन आपने बताना है, डिस्क्लोज. We call it as disclosure. You have to make a disclosure. आपने डिस्क्लोज करना है. This is called as, what you did right now is called as professional judgment. ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है. आप प्रोफेशनल हैं, ये आपकी जजमेंट है. आप कहते हैं बस मैं इस तरह करता हूं, मान लेते हैं. हाँ, yes, you are a professional accountant, मान. Got the idea? Got the idea, class? इस बात की समझ आ रही है आपको? ठीक है? डिस्क्लोजर की बात की समझ आ गई? हाफ ईयर कन्वेंशन की बात की समझ आ गई? समझ आ गई? ओके. सो हाफ ईयर कन्वेंशन भी हो गया. इसको बार से लिखिएगा. During the half year convention, calculate the straight line depreciation on December 31st, 2001 for equipment purchased in 2003. The equipment cost 75,000 has a useful life of 10 years and an estimated salary value of 5,000. Do it. सर जी डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि डिस्क्लोज करें कि आपने क्या किया है. तो जनरल आप जो भी काम करें और आपकी जो जजमेंट है, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, और आपकी जजमेंट कह रही है कि ये काम सही है, तो डिस्क्लोज कर दें और जो चीजें अलाउड है वो आप कर सकते हैं. इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. के अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, जो मर्जी करो. ठीक है? क्या रेट दिस क्वेश्चन? सर इक्विपमेंट हमने 2003 में परचेज की और वो 2001 में करना है. 2003 में किसने परचेज की? ये हमारा इक्विपमेंट Using the outdated to calculate the straight line depreciation on December 31st, 2001 for equipment. How is it possible? Okay. Okay. So let's call it December 31st. 2003 कर ले इसको 2003 कर दें यस सर. और फॉर इक्विपमेंट परचेज इन, और इसको कर दें कोई मुझे टाइम बता दें, कोई मंथ बता दें, एनी मंथ. जुलाई. जुलाई 2003. सही है? सर ये नहीं मेरा सर. ठीक है. जुलाई में आपने खरीदा, जुलाई में आपने खरीदा और आपने मुझे दिसंबर में इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके देनी है. क्या होगा? ओके, करें सर. कैलकुलेट क्लास, ऑन क्लास कैलकुलेट, कैलकुलेट दुर्खाने कैलकुलेट, calculate Ali. You won't learn Ali if you keep on doing things like this. You need to make an effort. How did you do it? Salvage. Start from the very start. Okay. So the first thing you do. What is the first thing you will do? सर डिवाइडेड बाय द No. First thing you will do. Cost minus salary. Cost क्या है? 75,000 minus 5,000. So this gives you 70,000. इसको depreciate करना है. That's why it is called as depreciable amount. Okay. So depreciable amount is 70,000. इसको divide करना है by useful life. Useful life कितनी है? 10 years. So per year is 7,000. अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं half year convention. So in the first year you will record half. First year you will record half. So 7,000 divided by
2. 25. Okay, let's find out. See? Yes, sir. Okay, let's move on. This is the next method. It is called as declining balance method. How much time do we have? 8 Eight. minutes. 8 minutes. Let's do this question. चलें इसको इसका आइडिया देख लेते हैं और फिर इसको कर लेंगे कल, ठीक है? So declining balance method. Declining मतलब नीचे आएगा, ठीक है? बैलेंस यानी इसका बैलेंस कम होता जाएगा. So this is called as declining balance method. अब declining balance method में क्या होता है कि आप लोग depreciation रिकॉर्ड करते हैं. In depreciation in the early years मतलब पहले सालों में of an asset's estimated useful life is higher. शुरू के सालों में ज्यादा, आखिर के सालों में कम. अब अगर जरा थोड़ा सा आप इसको जरा सोचें. मैंने नई गाड़ी ली, ठीक? शुरू में नॉर्मली इसकी कीमत जल्दी कम होती है, ठीक है? ये जल्दी डिप्रिशिएट होती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता. तो इस वजह से ये थोड़ा सा इट मेक्स सेंस. इट्स अ बिट प्रैक्टिकल. गाड़ी के सेंस में पाकिस्तान में प्रैक्टिकल नहीं, अदरवाइज प्रैक्टिकल फॉर एसेट्स. जो भी एसेट आप खरीदते हैं शुरू के सालों में ज्यादा डिप्रिशिएट होती है. आप मोबाइल फोन खरीदें और आप उसको यूज करेंगे और वापस बेचें, सो एकदम उसकी कीमत में ड्रॉप आता है. 15%. शुरू में ज्यादा ड्रॉप, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लगेगा ड्रॉप. अनलेस नया मॉडल आ जाए तो फिर एकदम उसकी कीमत ज्यादा गिरेगी. ओके, लेकिन उसका वैसे बाय द वे एसेट्स को इस तरह कभी आपने नहीं देखना कि उसका ताल्लुक इससे बन रहा है कि नहीं. दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स. ये एस्टिमेट्स इनका रियलिटी से सच कोई नहीं. ये मेरी assumption है कि मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूं. वंस अगेन आपका चॉइस है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करें. वन, नाउ लेट्स कम बैक. लेकिन आपकी चॉइस नहीं. Why? Because the law, your law which is ruling, which is being ruled over here in Pakistan, is called as the Companies Act. वो आपको कहेगा कि ये मेथड इस्तेमाल करो. पिन पॉइंट लिख के देगा. आपने वही मेथड इस्तेमाल करना, बस दैट्स इट. अदरवाइज यू हैव अ चॉइस कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें और आपकी मर्जी. आप प्रोफेशनल हैं, जजमेंट इस्तेमाल करें. जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल करें, ठीक? लेकिन लॉ को कहता है कि मार्केट मोबाइल के लिए मेथड इस्तेमाल करें, कार्स के लिए मेथड इस्तेमाल करें, फर्नीचर के लिए मेथड इस्तेमाल करें. उसने सबको बता दिया और रेट्स भी आपको दे दिए कि किस रेट के मुताबिक इसको डिप्रिशिएट करें, कितनी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए ये भी बता दिया, ठीक है? ये भी आपको बता दिया. तो आपके लिए काम आसान है. मतलब हर जगह पे आप अंदाजा खुद से ना लगाएं, बस आपको लॉ ने कह दिया उसके मुताबिक. इजी. So now let's look at this method. ये कहता है कि early years में estimated useful life is higher than in later years. Okay? So depreciation expense फिर कैसे कैलकुलेट करूँ यार? पहले साल में इसको 42 की बजाय 5 कर दूँ. क्यों? कैसे? क्या मेथड इस्तेमाल करूँ कि ये ज्यादा हो जब बाकी सालों में कम हो जाए? So this is how we do it. Remaining book value multiply by accelerated depreciation rate. Remaining book value ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. और किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्सेलरेटेड. यहां पे डेप्रिसिएशन रेट कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रेट इन दिस क्वेश्चन? कैन समबडी टेल मी? डेप्रिसिएशन रेट 20%. 20%. हाउ डिड यू फाइंड आउट? Sir, divided by total years. हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट? Sir, the total years were 5 and तो 100 divided by 5, 20. 100 डिवाइड बाय 5. अब इसका गौर से सुनने, इसका फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन रेट जब भी फाइंड आउट करना हो, सो व्हाट डू यू डू? 1 डिवाइड बाय Useful life. यूजफुल लाइफ. ठीक है? आपने 100 से किया, सही है, वो भी आ जाएगा. लेकिन 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा. अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा. सो यस यू आर राइट. 100 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ विल गिव यू द रेट. क्लियर हो गया? इसका आप रेट कितना होना? 1 डिवाइड बाय 5 इयर्स इक्वल्स 0.2. Yes, sir. 0.2 multiplied by 100 equals 20%. Yes, sir. अब वो कह रहा है एक्सेलरेटेड. एक्सेलरेटेड का क्या मतलब है? एक्सेलरेट
एकदम ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा बढ़ना। हाँ बढ़ना, तो ये 20 इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक मेथड है कि 20 इस्तेमाल करें। अगला मेथड है 150%, अगला मेथड है 200%। तो 150% में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? 150% में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? 20% into, so this will be equal to 30%। 200% में आप क्या करते हैं? 440, डबल। इसको बोलते हैं डबल डिक्लाइनिंग, इसको बोलते हैं 150% डिक्लाइनिंग। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ये बाकी चीजें कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा है। ओके, tomorrow what you need to do when you go back home today, you need to do the questions and you need to tell me tomorrow in the class if you have any problem. If you do not have any problem, असाइनमेंट दिया नहीं इसलिए ताकि आप मुझे कल बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टडी डबल डिक्लाइन बैलेंस। लेक्चर खत्म होगा, टाइम कितना? ओके, हटा दो। सो 125 पे वी विल हैव अ ब्रेक, we'll go have Dimas, come back at 1:35. Okay, 1:35 come back and we will have our quiz. ठीक है? Yes. Okay.